इमरान खान के एजेंडे का तो पता है, जरदारी साहब किसी नामालूम एजेंडे पे शायद काम कर रहे हैं। जरदारी साहब से मिलने के लिए कोई बेताबी नहीं है। जरदारी साहब कोई लड्डू थोड़ी बांटते हैं, वो जो लड्डू बांटते हैं वो सबको पता है, हमें वो लड्डू नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान कि दिसंबर 2017 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान इस वक्त शदीद तवानाई बहरान की लपेट में आ गया है। इस वक्त मुल्क में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। और तस्वीर का एक रुख ये है कि हुकूमत का ये दावा है कि स्मोक की वजह से कई पावर प्लांट्स और चश्मा के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी बंद हो गए, जिसकी वजह से मुल्क तवानाई बहरान की लपेट में आया है। और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि गर्दिशी कर्जे जिनका हजम बढ़ जाने की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया था कि महंगे पावर प्लांट्स जो कि तेल और डीजल पर चलते हैं वो बंद किए जाएंगे। तो ये पावर प्लांट्स महंगे जो कि तेल और डीजल पर चलते हैं, इनकी बंदिश की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा। चश्मा के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी इस वजह से ट्रिप कर गए। तो इस वजह से मुल्क इस वक्त तवानाई बहरान के लपेट में आया है। इस वक्त शहरों में 6 से 8 घंटे और देहातों में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। आज के शो में हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी एक मरतबा फिर पर है। हुकूमत को टेक्नोक्रेट सेटअप के क़याम से मुतालिक कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं और साथ ही मियां साहब ने जरदारी साहब के साथ भी एक लफ्ज़ी जंग शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ मियां साहब ने यह कहा कि जरदारी साहब उन्हें पता है किसके कहने पर उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि उन्हें भी पता है कि किसके कहने पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात करने से जरदारी साहब से इनकार कर दिया था जब उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हल्का बंदियों से मुतल्लिक आईनी तरमीम में रुकावट क्यों और इसके इलेक्शन 2018 के इनेकाद पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ आज के शो में मौजूद है नईम बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं मीर हासिल बजंजो साहब, सरबराह नेशनल पार्टी के और वफाकी वजीर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। मीर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा बुखारी साहब की इजाजत से कि अचानक पनामा से गिरकर आपकी हुकूमत तवानाई बहरान में कैसे आकर फंस गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो दावा था कि दिसंबर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, तो ये 8-8 घंटे की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग कैसे शुरू हो गई? देखिए, मैं इस वक्त कराची शहर में रह रहा हूँ और मैं कराची शहर के किसी इलीट एरिया में नहीं रहता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहता हूँ। यहाँ तो कोई 12 घंटे की लोड शेडिंग तो नहीं है। दूसरी, जहाँ आपका ये कहना है कि तमाम शहरों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो मैं शायद पंजाब के शहर में हूँ, क्योंकि मैं पंजाब के शहरों में गया नहीं हूँ, मगर इस वक्त मैं कराची में बैठा हूँ, यहाँ कतई तौर पर 12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो LNG पर काम हुआ है वो बिल्कुल पाकिस्तान में हिस्टोरिकल है। अब एक नया LNG टर्मिनल पोर्ट कासिम में और बन रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भी 1-1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपके पास इतनी LNG मौजूद होगी कि आपको किसी लोड शेडिंग की वाकई में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ ये मसला ज़रूर रहेगा कि वो लाइन लॉसेस को किस तरह कंट्रोल करेंगे, उन लाइन्स में बिजली किस तरह पहुंचाएंगे। मगर बेसिक एनर्जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पोर्ट्स मेरे पास है इस वक्त, मैं पिछले दिनों हमने इफ्तिताह भी किया था एक टर्मिनल का LNG का, और दूसरा तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है, और तीसरे पे एग्रीमेंट बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर LNG की ये पूरी मुकम्मल हो जाती है तो कम से कम एनर्जी की डेफिनेटली प्रॉब्लम ख़त्म होगी। दूसरी बात यह है कि हम ये ज़रूर कहेंगे कि ख़त्म नहीं हुई है, मगर आप आज से 6 साल पहले कराची शहर में घूमते तो 9 बजे के बाद कोई ना कोई गली बंद होती थी, वहाँ जलसा जुलूस हो रहे होते थे, क्योंकि बिजली जा चुकी होती थी। वो सूरत हाल अब नहीं है, मगर ज़ाहिर है कि अब भी कमी है, काम करने की गुंजाइश है। अब भी जितनी बिजली की ज़रूरत है शायद वो पूरा ना हो। लोड शेडिंग शॉर्टफॉल बजंजो साहब अचानक 7000 मेगावाट पर कैसे पहुंच गया? ये तो जीरो करने जा रही थी हुकूमत। सर देखिए, अगर आप 1-2 पावर प्लांट्स बंद होते हैं और वक्ती तौर पे एक सिचुएशन पैदा होती है, वो तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में तो इसकी गुंजाइश वैसे ही बहुत है।
लेकिन गर्दिशी कर्जों से मुतल्लिक खबरें बड़ी आम है कि गर्दिशी कर्जे बढ़ जाने की वजह से तेल और डीजल पर जो पावर प्लांट चल रहे थे महंगे, जो कि जिनकी थी वो बंद किए गए, इस वजह से शॉर्टफॉल है सर। ओ भाई, ये सवाल मुझसे बिल्कुल ना पूछिए, ना ये मेरी समझ में आता है, ना मेरे पास कोई इकोनॉमिक्स है। ये आप शफकत महमूद से पूछे, बेहतर जवाब नहीं देगा। बुहारी साहब, आपकी जमात ने, पीपल्स पार्टी ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग में अचानक इजाफे के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का फैसला किया है। नून लीग तो आपको इल्ज़ाम देती है पीपल्स पार्टी को कि आपकी हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है लोड शेडिंग का, तो आप कैसे तहरीक चलाएंगे? शुक्रिया। पहली बात तो हासिल बिजनेस साहब ने, ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के मेंबर हैं, तो वो तो उन्हीं व्यूज़ को एंडोर्स करेंगे। और फिर आपने कहा शहरों में 6 घंटे, तो वो कराची को 12 घंटे ले रहे थे। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में भी 6 घंटे से ज़्यादा ऑलमोस्ट लोड शेडिंग हो रही है, आप भी ऑब्जर्व लाहौर में हो रही है। देख रहा हूँ। बात यह है कि अभी गर्दिशी कर्ज़ों की बात की, विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ, और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी है कि किस तरह 485 अरब रुपए इन्होंने 1 महीने में बांट दिए, और उस पर किस किस्म की किक बैक्स थी खुदा बेहतर जानता है। और अभी भी जो इनकी जो फॉल्स क्लेम है ना, वो सामने आ रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले भी क्लेम करते रहे, हम 6 महीने में ये कर देंगे, 1 साल में ये कर देंगे। उनका चीफ मिनिस्टर ये बयान देता रहा, फिर मियां नवाज शरीफ बयान देते रहे, अभी शायद खान साहब ये बयान दे रहे हैं। लेकिन इनकी जितने क्लेम्स है वो सारे फॉल्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। आज की जो सूरत हाल है कि 7000 मेगावाट शॉर्टेज है, और ये बहरान एक ऐसे वक्त पे आया बुहारी साहब कि जब पीएम साहब कह रहे थे कि नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर वो जितने भी उनके क्लेम्स थे ना, जो दावे कर रहे थे, वो तो गलत साबित हो गए कि अभी ये 4.5 साल हो गए हुकूमत में। तो अगर इन्होंने कोई इस एनर्जी वाले सेक्टर में कोई बेहतरी लाए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ। बाकी रहा कि जी, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या थी, इन बिटवीन 140 to 160 डॉलर्स पर बैरल थी। इनके पास तो आज 35 से 40 और 41 डॉलर पर बैरल है। तो वो डिफरेंस भी आप देख लें कि हमें क्या प्रॉब्लम्स थी और इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और अभी हम जो तहरीक की बात कर रहे हैं कि दुनिया में इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं और ये आए दिन ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, और इनकी जो डेफिशिएंसी है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए आवाम से ये उनकी 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 गर्दन पे अंगूठा रख के ना तो ये निकाल रहे हैं। तो ये आर स्क्वीजिंग मनी फ्रॉम पीपल। तो मैं समझता हूँ कि इनकी पॉलिसीज, इनकी गवर्नेंस आखिरी साल में सामने नजर आ गई कि इनकी 4.5 साल की क्या कारकर्दगी है और कौम के लिए इन्होंने क्या किया है। ठीक, शफकत साहब, आपकी जमात तो ऑलरेडी अवामी राब्ता मुहिम के मोड में है, जलसे भी हो रहे हैं, खान साहब का इस वक्त भी खानेवाल में जलसा जारी है। तो पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान किया है कि वो तहरीक चलाएंगे ये जो अचानक से तवानाई बहरान ने सर उठाया। तो आपकी जमात का लायामल क्या है? आपकी जमात भी इस तरह से किसी तहरीक की तरफ जाएगी? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है इतनी ख़राब है। मैं लाहौर से आपके साथ हूँ, और जो माहौल की सूरत हाल है मैं बता नहीं सकता आपको। ये मैंने पहले आज तक ज़िंदगी में, और मुझे लाहौर में रहते हुए भी कोई 50 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, मैंने इतनी बुरी हालत, और पंजाब के बाकी शहरों में यही हाल है। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और इतनी ज़्यादा, और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी नाअहली जो है वो आपको साफ नजर आती है। कोयले के प्लांट लगा रहे हैं, बाकी हर किस्म की पोल्यूशन हवा में जा रही है, फैक्ट्रियों की पोल्यूशन हवा, कुछ नहीं किया इन्होंने कंट्रोल करने। 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक पावर क्राइसिस का ताल्लुक है, 480 अरब रुपए इन्होंने आते ही दे दिए पावर कंपनीज को। और अब मुझे पता लगा है, हमें पता लगा है कि 450 अरब की सर्कुलर डेट जो है वो दोबारा इकट्ठी होगी। इससे बड़ी मिसाल नाअहली की और क्या हो सकती है? क्योंकि ये जो नाअहली की और मिसाल क्या हो सकती है, जिस तरीके से ये इन्होंने बिजली के सारे निज़ाम को संभाला है या नहीं संभाला। तो इस वक्त तो बुरी हालत है, एक माहौल की खराबी है, उसके ऊपर लोड शेडिंग हर घंटे के बाद हो रही है। तो इनकी जो बातें हैं सारों की कली जो है वो खुल गई।
तो आपकी पार्टी का लायबल फिर क्या होगा? कोई वैसे तो आप ऑलरेडी अवामी राब्ता मुहिम के वार्ड में हैं। हम तो अवामी राब्ता ऑलरेडी कर रहे हैं, जलसे में सारे अवाम का शऊर बेदार कर रहे हैं। अगर आपका मतलब ये है कि क्या हम कोई मतलब क्या मतलब है आपका और लाएअमल क्या हो सकता है? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जलसों में उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके अलावा एहतजाज यही होता है, एहतजाज। जलसे तो ऑलरेडी पहले से प्लान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 दिसंबर तक के खान साहब के जलसों का शेड्यूल जारी हो चुका हुआ है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से अवामी ओवरऑल मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, तो ये कोई एहतजाज के मोड में भी जाएंगे इसी तरह से जलसों के जरिए ही अवाम लोड शेडिंग को लेकर स्पेसिफिकली? मुझे नहीं पता कि इनकी एहतजाजी तहरीक किस नौयत की है, लेकिन देखेंगे जब वो एहतजाजी तारीख आएगी। अच्छी बात है, सबको एहतजाज करना चाहिए। जब मुल्क के हालात हैं और जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, सबको एहतजाज करना चाहिए। लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि हम शहर बंद कर दें। अगर आपका मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं तो ये तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। सही है। इसी के साथ शफकत साहब हमारे साथ, यहाँ हम एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मीर आसिफ बजंजो साहब, क्या वजह है आजकल हुकूमती वुज़रा हों, स्पीकर साहब हों या साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, सब एक ही बात करें कि टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आइन और कानून में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बहुत से लोग शेरवानियां और सूट अपने तैयार करवा के बैठे हैं, लेकिन वो सब मायूस होंगे, धरे के धरे रह जाएंगे उनके अरमान। तो ये क्यों इतना खौफ है? और क्या यही खौफ है कि मियां साहब आजकल जरदारी साहब से रब्ते करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल इस बातचीत की इससे पहले भी हक पे था, मैं अब भी हक में हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं जी नवाज शरीफ को जब कंफर्टेबल थे नहीं किया, तो मैं समझता हूँ वो भी गलती थी उसकी। अब अगर मुश्किल में हैं, बात करना चाहते हैं, तब भी बात करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब डायलॉग नहीं करेंगी तो फिर इस किस्म की अफवाहें, इस किस्म की चीज़ें और आगे बढ़ती जाएंगी। तो जहाँ तक टेक्नोक्रेट का ताल्लुक है टेक्नोक्रेट में असम्बलियाँ कौन तोड़ेगा? देखें, ये जो आप लोग हैं ना बैठे हो, ये हम तीन आपके पास पॉलिटिशियन बैठे हैं। सही। हम आपको सह सकते हैं, हम आपको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये टेक्नोक्रेट को जब आप लोग अपना मुंह खोलेंगे ना, ये टेक्नोक्रेट कुर्सियों से भाग जाएंगे। इसीलिए फ़िलहाल आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त जो भी इस किस्म की हरकतें करेगा, देखिए टेक्नोक्रेट लाते लाते बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उसमें जो भी करवाएगा ये सिलसिला, जो भी इसका हिस्सा बनेगा, उसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्या कोई इतनी सीरियस लेवल पे एफर्ट, किसी लेवल पे एफर्ट ये हो रही है कि इतनी ज़्यादा हुकूमत फिक्रमंद है इस सिलसिले में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सुनते हैं ये बात। आप लोग लिखते भी इस पर बहुत हो, हर चौथा आर्टिकल जो है वो टेक्नोक्रेट का जिक्र कर रहा होता है, हर चौथा लीडर जो है वो टेक्नोक्रेट का जिक्र कर रहा होता है। मगर मुझे सच कोई तरीक़ेकार नज़र नहीं आता है। एक ही तरीका है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी के एमएनएस को तोड़ें, मुस्लिम लीग के नून को एमएनएस को तोड़ें, पीटीआई के एमएनएस को तोड़ें, फिर जाके कोई ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस स्टेज में जो फोर्स या जो आदमी ये काम करेगा, उसको ये इस मीडिया और सोशल मीडिया की मौजूदगी में उसको ये करना इतना आसान नहीं होगा इसके लिए। सही। इसीलिए मुझे इसके कोई चांस नज़र नहीं आते। सही। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब में गिले शिकवे मुसलसल जारी हैं, और कल भी मियां साहब ने गिला किया कि जरदारी साहब किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे। तो पीपल्स पार्टी ने ये इशारों की सियासत कब से शुरू कर दी है? लेकिन जी मियाँ साहब ने जो कहा, आइडेंटिफाई कर देना कि किसको खुश करने के लिए, ताकि कौम को पता चल जाए। बात यह है कि मियाँ साहब का प्रीवियस कंडक्ट आपको देख लें, और अभी उनके और मिनिस्टर्स भी बात करते हैं कि उनका एजेंडा कुछ, हमारा एजेंडा कुछ और होता, आसिफ अली जरदारी साहब का एजेंडा कुछ और होता, तो हम पार्लियामेंट को 2014 में ना बचाते। हमारा एजेंडा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा, आसिफ अली जरदारी साहब का एजेंडा जमहूरियत है और जमहूरी इदारों का इस्तेकाम है। उसके लिए हमने पहले भी जदोजहद की, आज भी जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब अभी ये कह रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, ये डराया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उसकी है जिसके पास स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली में, या टेक्नोक्रेट की बात ये करते हैं अलायंसेस की गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट तो बन सकती है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी तो कोई सपोर्ट नहीं करती। तो ये समझते हैं कि जी ये प्रोवोक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी, स्पीकर भी, उनके कैबिनेट में ये प्रोवोक कर रहे हैं ताकि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो जिसके पीछे इनकी जो करप्शन के केसेस हैं वो छुप सके। इनका एजेंडा ये है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखा नहीं, हमारा अगर एजेंडा होता, अब तो इलेक्शन बड़े करीब है, तो हम तो फिर 2014 में पार्लियामेंट को और नेशनल असेंबली को ना बचाते। तो हमारा एजेंडा तो जमहूरियत है और हम उसी पे बिलीव करते हैं। अब मियाँ साहब जो है उनको, उन पे कोई पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, और ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी बाय डिज़ाइन की जा रही है। सही। और ताकि अपने लिए कोई पर्सनल बेनिफिट ले सकें, पर्सनल रिलीफ ले सकें। लेकिन ऐसा अगर ऐसी अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है जिसमें जमहूरियत आपको खतरे में दिखाई दे रही हो, तो फिर उसमें तो फिर ज्यादा लाजम है कि आपको मियाँ साहब से मिलना चाहिए। आप मुलाकात हैं, आप मिले उनसे, उन्हें बताया कि यार ये देखिए जी बात बड़ी सीधी सी है, हम उनसे क्या मिलकर करें। उनके पास स्ट्रेंथ है, टेक्निकल गवर्नमेंट का तो कोई कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो आप तो किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात पे यकीन ही नहीं करते, ना उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। मियाँ साहब प्रॉब्लम में तो उनके पास आइन में जो रास्ते दिखाए हुए हैं उसको अडॉप्ट कर लें। सही। लेकिन जी उनके पास अभी रिसेंट इलेक्शन जो हुआ है शायद खाकान अब्बासी का, अराउंड 228 वोट्स मिले हैं इनको, तो ये 2/3 मेजोरिटी इनके पास एग्जिस्ट करती है। तो जब इनके पास 2/3 मेजोरिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होने के कैसे आपको सोच सकते हैं, या आपको कैसे ये पिक्चर नजर आए कि जी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो जाएगा। तो फिर अगर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट ही मेंबर है ताकत का, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट से ही मुंतखब करता है, और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नेशनल असेंबली में हो, तो फिर उनको क्या खौफ है। ये बाय डिजाइन बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को डरा रहे हैं ताकि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो और उसके पीछे इनकी करप्शन छुप जाए। ठीक नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुहारी साहब, इलेक्शन 2018 से कबल नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को एक डेडलाइन दी थी 10 नवंबर की, जो कि अब हमें पूरा होता उसमें यह मामला दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी ने शर्त रख दी है कि पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में यह मामला उठाया जाए। तो नून लीग तो फिर आपको जिम्मेदार ठहरा रही है कि भाई आप अगर करेंगे ये हल्का बंदियों के मामले में जो कानून साजी उसमें रुकावट डालेंगे, तो फिर 2018 के इलेक्शन में ताखीर के जिम्मेदार आप होंगे। पहली बात तो यह है कि इनकम्पिटेंस इस गवर्नमेंट की है, और टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन थिंग राइट, यू नो। तो सेंसस प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ। और जो डिलिमिटेशंस है वो उसके लिए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसमें आर्टिकल 51(5) कहता है कि बड़ा क्लियरली कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। बिल्कुल। अब अमेंडमेंट ये लाना चाह रहे थे कि जी प्रोविजनल जो आया है उसको हम अडॉप्ट कर लें और उस पर एलोकेशन ऑफ सीट्स हो जाए, लेकिन एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात नहीं थी। अब तो सीट्स इंक्रीज भी नहीं हो रही पॉपुलेशन वाइज, वही 272। अब बात यह है कि ये देख लें कि अब ये इल्ज़ाम लगाने वाले, इन्होंने बिल मूव किया, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर रहा था और उसने आइटम जो एजेंडे पे था उसको कॉल किया तो लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं था उसमें। उसके बाद दूसरे किसी मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा नहीं जी इंतज़ार में कर लें। अल्टीमेटली वो लेफ्ट ओवर हो गया कि जो जिम्मेदार मिनिस्टर था वो आके मूव करता या कोई जवाब बताता उधर ना। ये प्रोसीडिंग्स देख लें आप नेशनल असेंबली की। तो बुनियादी गलती तो फिर साहब गवर्नमेंट की है ना, इन्होंने तो बिल मूव ही नहीं किया। जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती थी कि ये जो सेंसस वाली क्लॉज है उसमें अमेंडमेंट हो, लेकिन फिर हमने एग्री किया कि सनसेट क्लॉज के साथ वन टाइम कर लें। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो। हाँ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो बात की। जब नवीद कमर ने बात की तो मैं समझो कि लॉ मिनिस्टर यस गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी थी। उन्होंने वो प्रोविजंस जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रोविंसेस के और फेडरेशन के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं, आर्टिकल 154 बड़े वाज़ेह है कि उसकी
अथॉरिटी क्या है, सुपरविजन क्या कुछ कर सकती है। तो आर्टिकल 154 में ये लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है फलां चीज़ों पे उनका अमल दरामद होगा और सुपरविजन होगी। लेकिन वो तो मेरी बात सुनिए। स्पीकर साहब इस पे आप पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि नुमाइंदगी आपकी भी थी, जब पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया था, स्पीकर साहब ने पहले शेयर किया था अमेंडमेंट लाने से पहले, वो कहते हैं वहां पे तो उन्होंने ऐसी बात चलें, अगर वहां बात नहीं हुई, लेकिन अगर वो ओवरलुक होगी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आइन के मुताबिक चलना चाहिए, लेजिस्लेशन उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब वो जो है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसका जो पार्ट 2 है उसको आप पढ़ लें, और उसकी जो सुपरविजन है दैट इज अंडर दी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो कल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्यों करना चाहते हैं? सही, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस पर डिसाइड कर ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि कितनी कुछ कंपिटेंस है इस लॉ मिनिस्टर की और कितनी कुछ कंपिटेंस है इन गवर्नमेंट, इस कैबिनेट की, कि दे कुड नॉट फोर्सी कि ये प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जब तक उन प्रोविजंस पे अमल दरामद नहीं होगा तो ये सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। हमने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ने उधर। सही। भुजंजो साहब, अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह से अड़ जाती है इस मामले पर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रह जाने की शर्त पर, तो फिर जो इलेक्शन में ताखीर की बात करते हैं, डिले की बात करते हैं, एहसन इकबाल साहब बात करते हैं, साद रफीक साहब बात करते हैं, तो फिर यही आपको खदशा है कि ये मामला डिले हो जाएगा? फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? ये तो कह रहे हैं आपके वजीर कानून थे ही नहीं, इनकम्पिटेंसी गवर्नमेंट की है यहाँ पे। देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये कैबिनेट में डिस्कशन हुई और इसमें हमारा खासकर बलूचिस्तान वालों का एक प्ली था कि जी थोड़ा सा हमें जो है, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन कमीशन था उसने एक प्रपोज़ल दी थी कि बलूचिस्तान की आबादी ज़मीन बहुत बड़ी है तो वहाँ पे कुछ सीटों का इजाफा किया जाए। जब ये इधर आया तो हमने जितने बलूचिस्तान के लोग थे, बाकी कुछ लोगों ने भी हमारी हिमायत की कि बलूचिस्तान के सीटों को बढ़ाया जाए, मगर बाद में ये अप्रूव नहीं हुई। देखिए, इसमें जहाँ तक सीटें हैं, 3 सीटें बलूचिस्तान में इजाफा हो रहा है, 4 इजाफा हो रही हैं पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लेडीज़ 3 मेल, और बलूचिस्तान में 2 जनरल और 1 लेडीज सीट का इजाफा हो रहा है। तो इसी तरह अब 6 सीटें शायद पंजाब की कम हो रही है। सिंध एज इट इज़ रहेगा और पंजाब की 6 सीटें कम हो जाएंगी। ये फिर बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि जी मसला ये है कि हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इन डेट तक अगर आप मुझे काम शुरू नहीं कर सकूंगा तो फिर ये डिलिमिटेशंस जो होनी है ये नहीं हो पाएंगी। अब मसला ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में नैयर बुखारी साहब बेहतर पाएंगे कि अगर ये प्रोविज़न है कि वहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो मैं नहीं जानता हूं कि फ़र्ज़ करें अगर आपका डिलिमिटेशंस नहीं होते हैं और उन्हीं सीट्स पे इलेक्शन होता है तो उसमें कोई बहुत कानूनी सकम है, मैं नहीं जानता। वरना हिंदुस्तान में तो हर साल 10 साल बाद क्या होते हैं, सेंसस भी होते हैं और सीटें भी नहीं बढ़ती हैं और इलेक्शन भी हो जाते हैं। तो अगर सीटें डिलिमिटेशन ना हो तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? नैयर साहब, चलिए बुहारी साहब से पूछ लेते हैं, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं। देखिए, गुजारिश है कि अभी क्योंकि अगर डिलिमिटेशन ना भी हो तो क्या इसमें इलेक्शन डिले होने की क्या वजह होगी? देखिए, डिलिमिटेशन नहीं होती तो पुरानी जो डिलिमिटेशंस हैं, जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन, उन पे इलेक्शन हो जाएगा। उस पे तो इसीलिए मैं समझता हूँ इसमें डिले की तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। कोई डिले की बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है ना। वही देखिए जी, नंबर ऑफ सीट्स वही 272 होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का फर्क है, पॉपुलेशन कहीं इंक्रीज कर गई और कहीं डिक्रीज कर गई है। तो अब वो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उन्होंने नंबर ऑफ वोटर्स और पॉपुलेशन के हवाले से प्रोपोर्शनली उन्होंने किया कि ये 6 लाख प्लस पे होगी। लेकिन जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पर इलेक्शन तो हो सकते हैं, इलेक्शन को डिले नहीं हो सकते। वही 272 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। ये जरूर होगा कि वो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी वो एलोकेशन है प्रोविंसेस की वही रहेंगी। इलेक्शन डिले होने का कोई प्रोसेस नहीं है। लीगल कोई ऐसा बार नहीं है कि कोई बार नहीं है, लीगल ऐसा बार नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ। तो फिर आपके वज़रा को क्यों ये खदशा है इलेक्शन में ताखीर का, और वो इल्ज़ाम धर रहे हैं सारा अपोजिशन पार्टीज पे? ओ भाई, ये तीनों बड़ी पार्टियां इलेक्शन पे जा रही है, ये बहुत कुछ करते जाएंगे। आपको
मवाद मिलता जाएगा, आप क्यों परेशान हैं? ठीक है ना। इन तीनों को इलेक्शन पड़ी हुई है, तीनों को वजीर आजम की सीट की कंपटीशन है, वो एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाएंगे तो क्या मेरे और आपके ऊपर लगाएंगे? हमारी बात तो कोई नहीं करता ना। ये सियासी बयान है सारे, कुछ इसमें ऐसा है नहीं हकीकत में, और टेक्नोक्रेट सेटअप की बात भी जो है वो सारी इसी रो में हो रही है। नहीं सर, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। क्यों भारी साहब, ऐसा ही है? मैं देखें, ये वो मैंने कहा ना, टेक्नोक्रेट के वो जो ना वो डरा रहे हैं बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को। ये जो कह रहे हैं कि ये सब जो है ना, ये देखें सियासी और आप नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड में गए कि लॉ मिनिस्टर जब ये एजेंडा पॉइंट कॉल किया गया तो वेयर वाज द लॉ मिनिस्टर, और किसी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की, किसी और मिनिस्टर ने ये बिल क्यों नहीं मूव किया? तो जिम्मेदारी तो इनकी है। पास होना तो बात की बात है, और फिर आप ये देखें कि ये स्ट्रेंथ नहीं पूरी कर सके उधर। मैंने ये सुना कि इनके पास 228 मेंबर हाउस में नहीं थे। ये काम किसका? गवर्नमेंट का था। और ये पास होना तो सब्सिक्वेंट स्टेज थी, 2/3 मेजॉरिटी सब्सिक्वेंट बात थी, लेकिन ये बिल ही मूव नहीं कर सके उधर, इन्होंने बिल ही मूव नहीं किया। तो इनके डिजाइन तो आपको नजर आ रहे हैं, डिले तो ये खुद चाहते हैं। जी बदन साहब, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं क्योंकि इस बात का मुझे इल्म नहीं है, इसीलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा कि अगर लॉ मिनिस्टर नहीं आया तो ये अच्छी बात नहीं है। आप वो चाहे किसी भी हुकूमत का हो तो उनकी जिम्मेदारी थी, उसको आना चाहिए था। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये कि मुझे इनकी वजह से, क्योंकि कानूनी चीज़ें मैं नहीं जानता, मगर मुझे इसमें इलेक्शन डिले होते नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर मेरी राय है कि ना कोई इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, ना यहाँ कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन 2018 में होंगे, इसको पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगा, इसको तमाम जमातें सपोर्ट करेंगी। थोड़ा सा रिजर्वेशन है पीटीआई के, उसको थोड़ा जल्दी इलेक्शन चाहिए, मगर बाकी सारे पार्टी मेरे ख्याल में इस बात पे एग्री है कि इस सिस्टम को चलना चाहिए, यही हमारी बका है, इसी में जमहूरियत की बका है। इस पर मेरे ख्याल में अब दो राय नहीं है। भारी साहब, सही, भारी साहब, खान साहब की बात करिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए होंगे मुझे। खान साहब एक तरफ तो पनामा और लेके नवाज शरीफ साहब की तरफ उनका एक हदफ रहा है, लेकिन अब जरदारी साहब की तरफ उन्होंने अपनी तोपों का रुख किया हुआ। पिछले कुछ अर्से कहते हैं मैंने खास एक इन स्विंग तैयार कर रखी है जरदारी साहब के लिए, उन्हें उड़ाने के लिए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज, इलेक्शन आ रहे 2018, कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए बढ़ने जा रहा है? बात यह है कि हर पोलिटिकल पार्टी जो है उसका अपना एक एजेंडा है, और खान साहब का एक अपना एजेंडा है, लेकिन क्रिटिसाइज करना हर पोलिटिकल पार्टी उसके लीडर का हक बनता है, लेकिन तहजीब के दायरे में करना बहुत बेहतर है। हमने कौम को कोई बेहतर लीडरशिप भी देनी है और कोई बेहतर पैगाम भी देना है। ये तो भाई साहब क्रिकेटिंग टर्म्स है, इन स्विंग। और ये अभी तक वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। सही है, चले, बहुत शुक्रिया नईर भारी साहब आपका हमें वक्त देने के लिए, और मीर हासिल बदन साहब के बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। यकीनन जो जमहूरी निज़ाम है वो चलना चाहिए, और जितनी भी इसमें रुकावटें हैं वो दूर करनी चाहिए हुकूमत, अपोजिशन, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, यहाँ पे खुशहाली होगी, बेहतरी आएगी, आवाम का जो है मयार ज़िंदगी है वो भी बेहतर होगा। आज के शो में इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।